हाय गाइस। आज की क्लास में हम आपको पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट का स्कूल बिल्डिंग के बारे में क्लास ले रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग अर्थात विद्यालय भवन। जो विद्यालय भवन होता है वो आज के युग में वो इमारत अर्थात भवनों से ही नहीं बल्कि विद्यालय के अंदर खेल के मैदान, बगीचे, क्लासरूम, छात्रावास तथा अन्य ऐसी सुविधाएं होती हैं जो विद्यालय भवन से संदर्भ रखती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि विद्यालय भवन के अंतर्गत कई अच्छी ऐसी सुविधाएं होती हैं जो विद्यालय भवन को पूर्ति करती है। वास्तव में विद्यालय भवन विद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की बढ़ती हुई जनसंख्या की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय का भवन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो विद्यालय भवन तथा विद्यालय के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। तो आज हम विद्यालय भवन को जानेंगे कि ये आपके क्वेश्चन में पेपर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसे सबसे पहले ये समझिए कि विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं। विद्यालय भवन कितने बाई कितने का होना चाहिए, या विद्यालय भवन में क्या सुविधाएं होनी चाहिए, या विद्यालय भवन के अंतर्गत जो छात्रावास होता है उसके बारे में वर्णन कीजिए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो विद्यालय भवन होता है वो वास्तव में क्या होता है। कि विद्यालय भवन का आधुनिक अर्थ काफ़ी व्यापक रूप से हुआ है। इसमें हम इस शब्द के अंतर्गत न केवल विद्यालय के कमरे आते हैं, वस्तु, वरन, फर्नीचर, छात्रावास आदि इस प्रकार की सुविधाएं आती हैं। जो विद्यालय भवन होता है वो हम देखते हैं कि शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जितने छात्र होते हैं, कम से कम विद्यालय भवन ऐसा होना चाहिए कि एक कमरे में, विद्यालय भवन के एक कमरे में 40 छात्र हों। या से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विद्यालय भवन में अति लघुत्तरी में कि विद्यालय भवन में ऐसे किस प्रकार के कमरे बनाए जाए कि जिसमें पर्याप्त मात्रा में बच्चे हो। तो एक कमरे में आप 40 बच्चों के हिसाब से विद्यालय भवन का कमरा बनाया जाता है, जो कि 22 इंटू 23 बाई 23 होता है तथा 16 से 17 फीट उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। यानी लंबाई और चौड़ाई 22 बाई 30 होना चाहिए, 22 बाई 23, और उसकी हाइट जो है वो 16 से 17 फीट ऊंची होनी चाहिए तथा जो कमरा है आपका वो 40 फीट का होना चाहिए। 40 मतलब 40 विद्यार्थी उस कमरे में बैठ सके। इस रूपरेखा के अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहिए। अब हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि जो विद्यालय भवन होते हैं उसमें किस स्तर तक या क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं, इसको देखते हैं। तो विद्यालय भवन में यानी उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विद्यालय भवन में निम्न भवन होने चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको नोट करते हैं। उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विद्यालय में निम्न भवन होने चाहिए।
उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विद्यालय में निम्न भवन होने चाहिए। अब कौन कौन से भवन होने चाहिए विद्यालयों में या किस किस भवन की अति आवश्यकता होती है उसको हम देखते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उच्च प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर पर जो भवन का रूपरेखा है वो क्या क्या होना चाहिए, कितने भवन होने चाहिए, तो उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक मुख्य शाला भवन होना चाहिए। सबसे पहले एक क्या होना चाहिए, मुख्य शाला होना चाहिए। मुख्य शाला भवन आप इसको नोट भी करते जाएं। मुख्य शाला भवन हो गया आपका, जिसमें अन्य विषयों विभिन्न विषयों के विभागीय कक्ष होते हैं। ये मुख्य शाला के अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि इस भवन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो विभागीय कक्ष होते हैं उसको बनाया जाता है। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपका हो गया जो पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन। सेकंड आपका हो गया पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन, यानी विद्यालय में आपका एक लाइब्रेरी रूम होना चाहिए, पुस्तकालय भवन होना चाहिए जिसमें सब विद्यालय की समस्त पुस्तकाएं उसमें रखी जाए सुरक्षित। और दूसरा आपका है वाचनालय भवन। वाचनालय भवन अर्थात जहां आपका एक बहुत बड़ा सेमिनार का भवन होना चाहिए कि जिसमें विद्यालय संबंधित संगोष्ठी हो, मीटिंग हो, तो वो भवन होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत थर्ड नंबर देखते हैं। जो थर्ड हमारा है वो छात्रालय या प्रयोगशाला, छात्रावास एवं प्रयोगशाला भवन। थर्ड आपका जो है छात्रावास एवं प्रयोगशाला भवन। विद्यालय में छात्रावास भवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा प्रयोगशाला भवन यानी छात्रावास जहां बच्चे रहकर पढ़ाई कर सके, तथा प्रयोगशाला जहां प्रैक्टिकल रूम होता है कि वहां प्रैक्टिकल रूम के लिए, प्रयोगशाला के लिए बच्चे जाएं, तो ये भवन होना चाहिए। फोर्थ है आपका ये खेल के मैदान होने चाहिए। क्या होना चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए। खेल का मैदान का भवन, खेल के मैदान का भवन ये पॉइंट है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। खेल के मैदान का भवन, विद्यालय के अंदर खेल के मैदान का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि बच्चे समय समय पर उसमें बच्चों को क्रीड़ा करवाया जाए, खेल करवाया जाए। तो खेल के मैदान का भवन, खेल के मैदान के भवन का क्या तात्पर्य है, उसमें खेल के लिए भवन की क्या जरूरत है। जैसे आपका खेल का जो सामान होता है, जैसे वॉलीबॉल होता है, बैडमिंटन हो गया, या अदरवाइज कई भी इसी प्रकार के गतिविधियां होती हैं जो विद्यालय में खेलों से संबंधित होती है। बास्केटबॉल, डिस्कस थ्रो, इस खेलों के जो सामान होते हैं, सामग्रियां होती हैं, वो उसको खेल के मैदान के भवन में सुरक्षित रखा जाता है। अब अगला जो आपका है वो पांचवा जो है वो है शाला उद्यान बगीचा या शिक्षकों का आवास। ये शिक्षकों का आवास, शिक्षकों के आवास का भवन, शिक्षकों के आवास का भवन, आवास का भवन हो गया शिक्षकों के आवास का भवन। अब शिक्षकों के अंतर्गत इसमें शिक्षक का भवन होना चाहिए। शिक्षक कहाँ बैठे, स्टाफ कहाँ बैठे,
और अन्य कर्मचारी जो लेखाकार होते हैं वो कहाँ बैठे या प्राचार्य कक्ष कहाँ बैठे, ये सब इसमें आ जाएगा शिक्षकों के आवास के भवन के अंतर्गत। ये पॉइंट होते हैं जो कि विद्यालय भवन से संबंधित हैं कि सबसे पहले विद्यालय भवन में क्या होना चाहिए, मुख्यशाला भवन होना चाहिए, आपका पुस्तकालय एवं वाचनालय भवन होना चाहिए, छात्रावास एवं प्रयोगशाला भवन होना चाहिए, खेल के मैदान का भवन होना चाहिए और शिक्षकों के आवास का भवन होना चाहिए। तो ये सब भवन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है विद्यालय के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अब हम देखेंगे कि जो विद्यालय भवन है उसके कितने रूप होते हैं या उसको कितने चरणों में हम बांटते हैं। तो देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, मिटा दें, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप लोग एग्जाम में नोट्स बनाते जाइए। एक बार लिखने से क्या होता है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए लिख लिया करिए। और जो विद्यालय भवन हो गया, विद्यालय भवन को इसका वर्गीकरण करते हैं विद्यालय भवन का। विद्यालय भवन को जब वर्गीकरण करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये सबसे पहले विद्यालय भवन के अंतर्गत क्या आपका आएगा, खेल का मैदान होना चाहिए। हाँ, खेल का मैदान, ये खेल का मैदान, खेल का मैदान मतलब विद्यालय के अंतर्गत ये होना जरूरी है। विद्यालय भवन के अंतर्गत विद्यालय में ये चीज होनी चाहिए, खेल का मैदान, खेल का मैदान। फिर फर्नीचर होना चाहिए, विद्यालय भवन के अंतर्गत क्या होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए आपका, फर्नीचर। फर्नीचर से क्या तात्पर्य है, जैसे आपके विद्यालय के अंतर्गत, विद्यालय भवन के अंतर्गत आपके टेबल, कुर्सी, मेज ये होना चाहिए, उपकरण होने चाहिए, उपकरण। उपकरण का क्या तात्पर्य है कि विद्यालय भवन के अंतर्गत जो कक्षाएं होती हैं उसमें आपका डस्टर होना चाहिए, पढ़ाई से संबंधित मार्कर होना चाहिए, चाक होना चाहिए, फैन लगे होने चाहिए, या और भी ऐसे जो आधुनिक युग के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, प्रोजेक्टर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। इस टाइप के ऐसे कई सुविधाएं हैं जो आधुनिक समय में मिल रहा है, तो वो उपकरण होना चाहिए आपका। और अन्य सामग्रियां क्या हो जाएगा, अन्य सामग्रियां, अन्य सामग्री, अन्य सामग्री हो गया। ये खेल का मैदान होना चाहिए, दूसरा आपका फर्नीचर, तीसरा आपका उपकरण और चौथा आपका अन्य सामग्री होना चाहिए, अन्य सामग्री। जो विद्यालय भवन होता है, विद्यालय भवन को इस चरणों में हम बांट सकते हैं कि खेल का मैदान, विद्यालय भवन के अंतर्गत या विद्यालय में खेल का महत्व, खेल का मैदान का बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल के मैदान के बिना विद्यालय अधूरा माना जाएगा। दूसरा आपका है फर्नीचर। जो ये फर्नीचर है यानी जो आपका टेबल, कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड ये सब है वो फर्नीचर के अंतर्गत आ जाते हैं। फैन है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं विद्यालय के माहौल को बनाए रखने के लिए। ये उपकरण है, उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो विद्यालय में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है बिना इंस्ट्रूमेंट के हम पठन पाठन का कार्य नहीं कर सकते हैं। ये आपका अन्य सामग्री, अन्य सामग्री में आ जाती हैं, जैसे कि आपको विद्यालय भवन में कक्षा को संचालित करने के लिए आपको डस्टर, चाक, पेन, पेंसिल, रबर, रजिस्टर, स्कॉलर रजिस्टर, इस टाइप के कई इंस्ट्रूमेंट, अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ती है जो एक विशेष जगह में और एक विशेष व्यक्तियों द्वारा सुरक्षित रखी जाती है। ये हो गया आपका अन्य सामग्रियों से संबंधित, इसमें विद्यालय भवन के अंतर्गत जो मेन भूमिका अदा करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि जो विद्यालय भवन की नींव को देखते हैं कि विद्यालय भवन की नींव कैसी होनी चाहिए। अगले टॉपिक की बात करते हैं इसी में, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्कूल बिल्डिंग। एक विद्यालय भवन की विशेषताओं को हम पढ़ रहे हैं, क्या होना चाहिए,
टाइप्स को पढ़ रहे हैं और बेसिक इक्विपमेंट, उसका मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं विद्यालय भवन की नींव का धरातल। विद्यालय भवन की नींव का धरातल ये है विद्यालय भवन की नींव का धरातल जो है, यानी जब विद्यालय भवन का निर्माण होता है तो जो उसका सतह होता है या विद्यालय भवन का जहाँ निर्माण होता है उसकी सतह कैसी होनी चाहिए, हम ये देखते हैं। इसको लिखना हो, लिख लीजिए आपको कि विद्यालय भवन का निर्माण करते वक्त सदैव विद्यालय के भवन की जो सतह होती है वो ऊंची स्थान में, यानी ऊंचे, सदैव ऊंचा होना चाहिए या ऊंची हो, तथा वर्षा के दिनों में, ताकि वर्षा के दिनों में पानी आसपास नहीं भरना चाहिए, अन्यथा मच्छर पैदा होने का भय बना रहता है, जिससे विद्यार्थियों को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो जो विद्यालय भवन की नींव का धरातल है, तो क्या होना चाहिए, विद्यालय भवन के नींव सदैव ऊंची होनी चाहिए ताकि बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा ना हो सके तथा वहाँ मच्छर पैदा ना हो, ताकि विद्यार्थियों को असुविधा का सामना करना पड़े। इसमें आप इतना लिखेंगे विद्यालय भवन की नींव का धरातल होना चाहिए, उसकी जो नींव है काफ़ी गहराई तक होनी चाहिए और ऊंचे स्थानों में होना चाहिए। ये हो गया। अब भवन की दिशा, ये विद्यालय भवन की दिशा के संबंधित हम बताएंगे। जो विद्यालय भवन की दिशा, विद्यालय भवन की दिशा, विद्यालय भवन की दिशा, जो विद्यालय भवन की दिशा होती है, अब हम विद्यालय भवन की दिशा की बात करते हैं। ये जो टॉपिक हमारा विद्यालय भवन की दिशा, तो विद्यालय भवन का निर्माण करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो विद्यालय भवन है वह सदैव कैसे होना चाहिए, दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। यानी विद्यालय भवन का जो निर्माण करवाना चाहिए वह दक्षिण पूर्व दिशा में करवाना चाहिए। हम इसमें लिख लेंगे विद्यालय भवन की दिशा जो होती है, दिशा विद्यालय भवन की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। विद्यालय भवन की दिशा कैसे होनी चाहिए, दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब दक्षिण पूर्व दिशा में विद्यालय का भवन बनेगा तो जो सूर्य है उसकी किरण सीधे विद्यालय के अंदर नहीं प्रवेश करेगा, वह घूमकर उसकी किरणें विद्यालय तक पहुंचेंगी, जिससे बच्चों को असुविधाएं नहीं होंगी। इसलिए सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब भी विद्यालय का निर्माण करना हो, विद्यालय भवन बनाना हो, तो जो विद्यालय का भवन होना चाहिए वो दक्षिण पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। अब विद्यालय भवन के अंतर्गत जो छात्रों हेतु कक्षा बनते हैं, कक्ष का निर्माण होता है, उसको हम देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। जो विद्यालय भवन है, विद्यालय भवन की दिशा होनी चाहिए। ये आपके क्वेश्चन में भी एक अतिरिक्त में आ जाएगा कि विद्यालय भवन की दिशा किस स्थिति में होनी चाहिए या किस दिशा में होनी चाहिए, तो आप बताएंगे दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। अब विद्यालय भवन के अंतर्गत देखते हैं कि अब छात्रों हेतु कक्षाएं विद्यालय भवन में छात्रों
हेतु कक्षा भवन, कक्षा भवन। अब विद्यालय भवन के अंतर्गत हम देखते हैं छात्रों हेतु कक्षा भवन। जो छात्रों का कक्षा भवन यानी क्लासरूम जो होता है उसकी बात कही जा रही है कि जो हमको कक्षा बनवाना है, क्लास बनवाना है बच्चों के लिए, पठन पाठन के लिए, उसका क्या रूपरेखा होनी चाहिए ये हम देखते हैं कि सबसे पहले छात्रों हेतु कक्षा भवन का जब निर्माण होता है तो उसके हम कितने बच्चे आने चाहिए, उसमें कम से कम विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से विद्यार्थियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 40 विद्यार्थियों के लिए। कितने, कम से कम 40 विद्यार्थियों के लिए, मतलब ऐसा भवन बनाना चाहिए कि जिसमें 40 विद्यार्थी आसानी से बैठ जाएं, उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। और उसका जो आकार होता है वो होना चाहिए, आकार जो होना चाहिए वो 22 बाई 23 यानी 22 इंटू 23, 22 लंबाई 23 चौड़ाई, 22 बाई 23 आकार का आपको विद्यालय भवन का जो कक्षा होता है या कक्षा का जो स्ट्रक्चर होता है, रूपरेखा, उसको ऐसे बनवाना चाहिए। यानी 22 इंटू 23 बाई बनाना चाहिए आपको, इसका जो आकार है छात्रों की कक्षा भवन का। अब इसमें ये बात कही जाए कि इसकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए। ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई 16 से 17 फीट, 16 से 17 फीट ऊंची होनी चाहिए। ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों की छात्रों द्वारा जो क्लास के लिए भवन का निर्माण होता है तो उसमें 40 विद्यार्थियों के लिए कक्षा बनवाना चाहिए कि 40 विद्यार्थी उसमें बैठ जाएं। आकार उसका 22 बाई 23, 22 इंटू 23 के होना चाहिए। हाइट जो है वो 16 से 17 फीट की ऊंचाई का भवन होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कक्षा में अवरोध उत्पन्न ना हो। अब इसके बाद देखते हैं कि विद्यालय तो बन गए, विद्यालय कैसा होना चाहिए। अब विद्यालय भवन का रखरखाव कैसे होना चाहिए, इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसको देखते हैं। विद्यालय भवन का रखरखाव, विद्यालय भवन का रखरखाव। विद्यालय भवन का रखरखाव ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि विद्यालय भवन का रखरखाव आप कैसे करेंगे या विद्यालय भवन का रखरखाव किन चरणों में पूर्ण होता है या पूरी होती है। तो इसको हम देखते हैं कि जो विद्यालय भवन का रखरखाव होता है तो उसको हम क्या करते हैं, विद्यालय भवनों को प्रतिवर्ष पुताई सफाई एवं मरम्मत होनी चाहिए, जो विद्यालय भवन का है उसको सुरक्षित कैसे करेंगे। देखते हैं कि विद्यालय भवनों का प्रतिवर्ष क्या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष उसमें पुताई होनी चाहिए, सफाई हो और मरम्मत होनी चाहिए। यानी जो भी विद्यालय के भवन में जो भी त्रुटियां आ जाएं या फिर उसमें जो कुछ गड़बड़ी आ जाए तो उसको मरम्मत ठीक समय समय पर करवाना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे। अब जो है नेक्स्ट शौचालय
शौचालय का दैनिक शौचालय का दैनिक साफ सफाई। जो शौचालय होता है, विद्यालय भवन में जो शौचालय बने होते हैं उनका दैनिक यानी डेली क्या होना चाहिए, साफ सफाई, ताकि किसी भी प्रकार के रोगों से बच्चे पीड़ित न हो। और विद्यालय के भवन के अंतर्गत या विद्यालय में किसी भी प्रकार का बदबू ना आए। और बीच बीच में उसमें हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके बाथरूम को साफ करते हैं। अब तीसरा देखते हैं विद्यालय उद्यान के जो विद्यालय भवन का बाग बगीचा होता है, विद्यालय भवन में बगीचों का देख रेख विद्यालय भवन के अंतर्गत जो बगीचे होते हैं, गार्डन बने होते हैं, बाल उद्यान, तो उनका बीच बीच में हम क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। उनको समय से मिट्टी देना, समय से पानी देना, ताकि पौधे देखने में सुंदरता बनी रहे विद्यालय की, तो उसका समय समय पर हम उसको देख रेख करते हैं। अगला है विद्यालय की विद्यालय भवन की साज सज्जा। जो विद्यालय भवन होते हैं उनका हम समय समय पर डेकोरेट करते हैं साज सज्जा से, ताकि विद्यालय हमारा बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लगे। अब इसके आकार, विद्यालय भवन कितने आकार में बनाए जाते हैं, या विद्यालय भवन का जो मेन प्रकार होता है उसको हम देखते हैं कि जो विद्यालय भवन के आकार हैं या उसके प्रकार की बात कही जाए उसको देखते हैं कितने भागों में इसको बांटा गया है। चलिए देखते हैं विद्यालय भवन के आकारों की बात कही जाती है। विद्यालय भवन के निर्माण के आकार कैसा होना चाहिए, कितने पॉइंट में हम इसको पढ़ते हैं। नोट करते जाइए आप, विद्यालय भवन के आकार। जो विद्यालय का भवन होता है वो किस किस आकार का बनाया जाता है, हम कैसे किस आकार में बनाएं कि वो अच्छा लगे। आकार, विद्यालय भवन के आकार की बात कही जाए तो हम देखते हैं कि विद्यालय भवन का जो बिल्डिंग होता है, ये इमारतें होती है, वो आप ई के आकार का भी बनवा सकते हैं। ई आकार का विद्यालय भवन ई आकार का विद्यालय भवन, एच आकार का विद्यालय भवन, एच आकार का विद्यालय भवन, यू आकार का विद्यालय भवन, यू आकार का विद्यालय भवन, टी आकार का
विद्यालय भवन, विद्यालय भवन। टी आकार का विद्यालय भवन। आई आकार का विद्यालय भवन, आई आकार का, आई आकार का विद्यालय भवन, विद्यालय भवन। आई आकार का विद्यालय भवन और वाई आकार का विद्यालय भवन, वाई आकार का, वाई आकार का विद्यालय भवन, विद्यालय भवन। ये विद्यालय भवन के आकार हो गए। इस आकार के आप विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय भवन का निर्माण करवा सकते हैं, जिसमें से है या आपसे पूछ लेगा कि जो विद्यालय भवन का आकार होता है उसको कितने चरणों में बांटा गया है, या विद्यालय भवन के आकार को सविस्तार समझाइए, या विद्यालय भवन को या यू आकार के विद्यालय भवन को समझे। इसमें से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। यदि डिटेल्स देता है, दीर्घोत्तरी में क्वेश्चन पूछेगा, बनेगा क्या पूछेगा, विद्यालय भवन के आकारों को समझाइए विस्तार से, या शार्ट में दे देगा तो पूछेगा यू आकार का विद्यालय के भवन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस टाइप के आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है विद्यालय भवन का आकार, वह है ई आकार का विद्यालय भवन, यानी इस आकार में आप विद्यालय भवन का निर्माण कर सकते हैं। यच आकार का विद्यालय भवन, अब यच आकार में मतलब ऐसा उसका नींव रखिए कि जो देखने में दूर से वो कैसे लगे, यच आकार का विद्यालय भवन हो। और यू आकार का विद्यालय भवन, टी आकार का विद्यालय भवन, आई आकार का विद्यालय भवन और वाई आकार का विद्यालय भवन। ये आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए। ये कुछ पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं जो विद्यालय भवन के आकार को सुनिश्चित करते हैं। आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। आज की क्लास में हमने पेपर थर्ड स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन यूनिट फर्स्ट में स्कूल बिल्डिंग विद्यालय भवन के बारे में पढ़े, जिसके अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड स्कूल बिल्डिंग, यानी एक विद्यालय भवन के क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसके टाइप्स प्रकारों को देखे हैं, बेसिक इक्विपमेंट उसके मूल आधारभूत संरचना कैसी होती है इसको देखे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको क्लास में कोई किसी भी प्रकार का हेजिटेशन ना हुआ होगा। इसी प्रकार आप निरंतर पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और समय समय पर आपके हम क्लास लेते रहते हैं ऑनलाइन। उसे तो ऑफलाइन क्लास चलती ही है, आप पूछते रहते हैं कि क्लास कब नहीं चलती, कब चलती कब नहीं। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आप लोग क्लास के लिए पूछते हैं, तो ऐसा ना किया करिए। समय हो तो विद्यालय में आइए, क्लास लीजिए ऑफलाइन, नहीं तो हम आपके लिए इतनी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े, आप बैठकर ही पढ़ाई कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके कहीं न कहीं क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करिए और कॉपी पेन में नोट्स बना के करिए सभी सब्जेक्टों के। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आपको क्लास ये कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी आपके दोस्त क्लास को अटेंड कर सकें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल में मैं यशवी सर, डॉक्टर श्याम बाबू सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग हमारे हिंदुस्तान टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।